जब मेरी पुणे में क्लास थी तो पुणे में भी ऐसे ही एक काका थे। तो जब हमारा एकेडमी बंद हुआ एंड वी शिफ्टेड टू वन एकेडमी, सो ऑब्वियसली सारे टीचर्स को तो मैंने मूव ऑन कर दिया था, बट अन एकेडमी का कुछ फिजिकल सेटअप नहीं था। तो वो जो काका थे उनको कहीं जॉब नहीं मिली, कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो जब से मैंने पुणे की एकेडमी बंद की ना, तब से अभी तक मैं उनको सैलरी पे कर रहा हूँ फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग। बट मैंने सिर्फ उनको ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कहा है, आई विल पे यू सैलरी, क्योंकि काफ़ी एजेड है और इन लोगों को जल्दी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल हर जगह रिक्वायरमेंट होती है, टाइपिंग आना चाहिए, कंप्यूटर्स आने चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। और क्योंकि एजेड है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बीच बीच में फ़ोन करके पूछ लेना चाहिए आपकी तबीयत कैसी है। सो काफ़ी टाइम हो गया था जो मेरे पुणे वाले काका थे उनसे बात नहीं हुई थी, तो इसलिए उनको मैं 3-4 दिन से ट्राई कर रहा, आई वॉज वेरी स्कैर्ड कुछ हो तो नहीं गया। सो अब उनका फ़ोन वापस आया क्लास चालू होने से 1 मिनट पहले, तो मैंने कहा मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। बाकी तो कुछ पता नहीं, बट मुझे मेरे लाइफ में काका बहुत अच्छे मिलते हैं। आई मीन वेरी लॉयल, वेरी गुड। बाकी तो पता नहीं क्या ही चलता है, गॉड ओनली नोस, बट काका बहुत अच्छे मिलते हैं। आज कहाँ है बच्चे, ऐसे उड़ गए, बारिश में पिघल गए, बह गए, शक्कर की तरह गल गए, कहाँ चले गए? ऑनलाइन तो आज है ही नहीं ना, बंद करवा दिया मैंने, बंद करवा दिया, आज कुछ ऑनलाइन नहीं अब। और अब बैकअप भी 10 दिन बाद दूंगा मैं, ये डिसाइडेड है। ग्रुप 2 के सबके बैकअप 10 दिन बाद मिलेंगे, रियल टाइम पे बैकअप नहीं दूंगा मैं, क्योंकि उसके वजह से सब जने ऑफलाइन वाले बिगड़ रहे हैं ना। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वाले सब बिगड़ रहे हैं। बैकअप 10 दिन के गैप से मिलेंगे। टीम को मैंने बोला भी था, वापस रिमाइंडर डाल देता हूं। Hi all of you, good morning. So from today onwards, stop all the YouTube classes for CA Intermediate Group 2 and ensure that the backups are given to the offline students with a gap of 10 days. Real time basis पे बैकअप नहीं देना है, क्लास में अटेंडेंस ड्रॉप हो रहा है, 10 दिनों के गैप से बैकअप देना है। जिसका जो भी प्रॉब्लम है, जितना भी रोए, जो भी नाटक करे, उसको बोलो नहीं होगा, क्लास में आना है तो आ, नहीं तो 10 दिन बाद 11वें दिन लेक्चर देखेगा। थैंक यू सो मच। चलो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ जी, so good morning all of you once again, very very good morning and I think it's a wonderful climate in Indore now, है ना। फाइनली अच्छा मौसम हो गया है, होने जा रहा है। रही बात पुणे की, तो पुणे से इतनी खबर आ रही है कि पिछले 7-8 दिनों से इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। ये देखो कौन है ये महारथी, क्या चीज, मैं काका, काका। ये देखिए महारथी है, यहाँ पर एक लड़की है, उसका नाम है प्रिया लक्ष्मी बी, कहती है सर प्लीज रिपीट। बेटा पहले पढ़ाने तो दे, आज की दुकान खोलने दे, चालू करने दे, पढ़ाने दे, तो रिपीट किया। और मैं जब तेरे को कह रहा हूं ये ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है, तो क्यों रो रही है सुबह सुबह? ये जो बैकअप का इशू है ये ऑफलाइन वालों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। ऑनलाइन वालों की जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है क्लास खत्म होने के बाद विद इन 24 आवर्स जनरेट हो जाती है। तो बेटा अगर घर से डिसाइड ही करके आइए, सवाल ही बोल रहा है प्लीज रिपीट, एक बार रिपीट कर दीजिए, वापस बता दीजिए, तो विषय अलग है। नहीं तो आज मैं चालू कर दूं पढ़ाना। धन्यवाद। हाँ हाँ यार, सो मुंबई एंड पुणे इज रेनिंग टेरिबली एंड आई थिंक इंदौर में भी अब धीरे धीरे स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेट अस सी, डूबने के लिए तैयार है इंदौर में। हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। डन होमवर्क? होमवर्क था क्या? हाँ, बट इसका मतलब ये है क्या कि कॉस्टिंग को हाथ नहीं लगाया 2 दिन? लगाया, ऐसे छू के, टच कन छू के वापस निकल लिए नहीं? हाँ, क्वेश्चन ही किए हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉस्ट शीट का टॉपिक हम देख रहे हैं। आज आपको मैं फाइनली ऑफिशियली होमवर्क देने वाला हूं। इंडेक्स एक बार अपने ओपन करके चेक कर लीजिएगा, जो जो क्वेश्चंस पोस्ट करने थे सब पोस्ट हुए हैं या नहीं। जो जो क्वेश्चंस पोस्ट करने थे,
क्वेश्चन नंबर 1 किया है हम लोगों ने, होमवर्क क्वेश्चन था, आसान था। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ डिफरेंट नहीं था। अलग चीज ये थी कि 2 कॉलम्स बनाने थे। एक कॉलम हमें बनाना था टोटल यूनिट्स का और दूसरा कॉलम बनाना था पर यूनिट का। क्वेश्चन नंबर 2 तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर, कुछ भी नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा था, बैलेंसिंग फिगर हम लोगों ने निकाली थी। रॉ मटेरियल परचेजेस, परचेजेस आर नेट ऑफ रिटर्न्स, ये हमने कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 वी आर येट टू डू, और ये वो क्वेश्चन है, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि हमको अगर गुड्स बेचना है तो हमारे सेल्स वाले हमें कहते हैं कि भाई तुम टीवी पे एड चलाओ, तुम लकी ड्रॉ रहो। ये वो वाला क्वेश्चन है जो अभी आज हम करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन था एंड अमेजिंग गाइज, आप लोगों ने इतनी ही अमेजिंगली उस क्वेश्चन को क्रैक किया था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही फिगर अवेलेबल थी, 750 रुपए का प्रॉफिट, बट वो प्रॉफिट 15% था सेल्स का, तो हमने वहां से रिवर्स कैलकुलेशन करके सेल्स निकाला। काका 8-10 के बाद बंद कर देना, किसी को मत बेचना। सब लोगों ने वहां पर कैलकुलेट किया था सेल्स का फिगर। सबसे पहले सेल्स कैसे निकाला था, 750 डिवाइडेड बाय 15%। थोड़ा थोड़ा फिगर माइंड में बैठ रहा है ना, तो कितना आया था, 5,000 रुपए आया था शायद। अब वो 5,000 रुपए की जो सेलिंग प्राइस की फिगर आई, वहां से हमने बाकी सारे फिगर्स कैलकुलेट किए, है ना, सारे फिगर्स कैलकुलेट किए और पूरी कॉस्ट शीट हमारी कंप्लीट करी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और भी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 500 रुपए जीते थे अंश ने। भैया कैसे उड़ाए कि नहीं उड़ाए, अभी तक नहीं उड़ाए, वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था एंड ट्रस्ट मी, अभी तक जितनी भी बैचेज हुई है, ईमानदारी से बता रहा हूं, ये पहली बैच है जिसमें पहले बंदे ने क्वेश्चन सॉल्व करके दिया। ऑनलाइन भी किया है आप लोगों ने, आपको भी एक्नॉलेज कर रहा हूं, बट पहली बार किसी ने सॉल्व किया है। इट्स नॉट सो इजी क्वेश्चन टू क्रैक इन द वेरी फर्स्ट टाइम, लेकिन इसको सुनना, समझना और फिर सॉल्व करना अलग चीज थी। वापस ट्राई किया आप लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन बन गया। एक चीज समझना, कॉस्टिंग में जब मैं कहता हूं सी फॉर कॉस्टिंग, सी फॉर कॉमन सेंस, इसमें सबसे पहली चीज पता है क्या आती है, आपको ये विजुअलाइज करना पड़ता है दिमाग के अंदर कि आखिर ये क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा बनेगा। देखो अकाउंट्स में और कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है, अकाउंट्स में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये P&L अकाउंट है, ये बैलेंस शीट है। लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा होता है क्या, नहीं, कॉस्टिंग में एक्चुअली कोई फॉर्मेट नहीं है। आपको विजुअलाइज करना है, आपको सोचना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड हियर यू नीड टू एक्चुअली थिंक लाइक एन आर्किटेक्ट। कौन होता है आर्किटेक्ट, घर बनाता है, तो फिर इंजीनियर कौन होता है, आर्किटेक्ट वो पर्सन होता है जो घर बनने से पहले घर को विजुअलाइज कर लेता है कि यह घर बनेगा कैसे। अच्छा आपको पता है एक बिल्डिंग जब बनती है, एक स्ट्रक्चर जब बनता है, तो वो दिखने के लिए बहुत सिंपल दिखता है, अंदर से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारा ह्यूमन बॉडी ऊपर से एक स्किन की लेयर है, नीचे थोड़ा फैट टिश्यू है, फिर मसल्स है, लेकिन उसके नीचे है एक कॉम्प्लिकेटेड नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ये हमारे बॉडी की रोड्स है जिसके अंदर ब्लड के नाम पे ट्रैफिक फ्लो होता है ना। ठीक उसी तरह हमारा जो घर होता है, आपको नहीं लगता है घर में बहुत सारे पाइप्स जाते होंगे अंदर से, इलेक्ट्रिक के पाइप्स जाते हैं, उसके बाद में प्लम्बिंग के पाइप्स जाते हैं, उसके बाद गैस कनेक्शन है तो गैस के पाइप्स जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें दीवारों के अंदर कंसील्ड होती है। अब एक पर्सन जब घर लेगा तो घर वास्तु कंप्लायंट भी होना चाहिए, घर वेंटिलेशन के व्यू पॉइंट से भी देखना चाहिए। किसी किसी का घर देखा आपको, ऐसा अंदर जाने के बाद ऐसा बड़ा सैड सैड फील होता है, ऐसा क्यों ही आ गए। लेकिन किसी किसी के घर में जाते ही ऐसा फील होता है, वाओ यार इट्स सो फ्रेश, देयर इज अ पॉजिटिविटी, देयर आर वाइब्स इन इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एक आर्किटेक्ट जो होता है ना, उसके सामने महज एक जमीन का टुकड़ा होता है, उस जमीन के टुकड़े पे वो बंदा पूरा सोचता है, विजुअलाइज करता है। एक ले मैन को, कॉमन मैन को लगता है कि एक आर्किटेक्ट का काम है सिर्फ बिल्डिंग की डिजाइन बनाना, ऐसा नहीं होता है। उसको एक एक चीज सोचनी पड़ती है, रूम्स कहां पे होंगे, वॉशरूम्स कहां पे होंगे, रूम के अंदर बेड किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि बेड के दोनों साइड में पावर प्लेक्स चाहिए होते हैं। बेड के सामने की दीवार पे आप देखो टीवी का पॉइंट दिया होता है,
ड्राइंग रूम के अंदर टीवी का पॉइंट ऐसी दीवार पे होता है जहां पे सूरज का रिफ्लेक्शन ना पड़े, क्योंकि अगर सूरज का रिफ्लेक्शन पड़ा तो टीवी रिफ्लेक्ट बैक करेगी और फिर वो देखने में मजा नहीं आएगा। मतलब छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है। जो अच्छे बिल्डर्स होते हैं, जो अच्छे आर्किटेक्ट्स होते हैं, आपको पता है हमें कॉस्टिंग के अंदर एग्जैक्टली वही चीज करनी है। क्वेश्चन पढ़ो, अपने दिमाग में सबसे पहले डिफाइन करो कि क्वेश्चन का गोल क्या है। कैन यू सी इन क्वेश्चन नंबर 6 आई हैव हाइलाइटेड एंड रिटन डाउन 3 पॉइंट्स कि वो 3 चीजें क्या है जो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेट करनी है। पहली चीज हमें क्या निकालनी थी? प्रॉफिट पर यूनिट एट प्रेजेंट। तो हमें प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है। एक एक्सीडेंट पॉइंट यहां पर यह था कि 1600 रुपए सेलिंग प्राइस थी और कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया था एज अ परसेंटेज। हर एक बच्चे ने पता है क्या गलती की? वो 1600 का परसेंटेज निकालने चला, जबकि बेसिक फॉर्मूला हम लोग भूल गए हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। तो हमें कॉस्ट को अज्यूम करना था एक्स। अगर कॉस्ट एक्स होगा तो फिर 40%, 30%, 30% अकॉर्डिंगली कॉस्ट स्ट्रक्चर 30, 40, 30 कॉस्ट स्ट्रक्चर बना। अब ये कहता है कि इन द फोर्थ कमिंग ईयर द कॉस्ट विल इंक्रीज, सर्टन कॉस्ट विल इंक्रीज एंड योर प्रॉफिट विल डिक्रीज, बट इफ यू कीप योर सेलिंग प्राइस सेम, तो क्या होगा? अगर आपकी सेलिंग प्राइस सेम रहती है तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा? अब लॉजिकल है, अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट घटेगा नहीं, प्रॉफिट डेफिनेटली घटेगा। वो है हमारी दूसरी फिगर। अब हम आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अब मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट से सोचो। मैनेजमेंट कहता है अगर मैं चाहता हूं सेम रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना जितना मैं पहले अर्न करता था, तो मुझे नई सेलिंग प्राइस कितनी रखनी चाहिए? हाउ मच शुड बी माय न्यू सेलिंग प्राइस? वो हमारा तीसरा सवाल। तो रेट ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दोनों में फर्क होता है, समझ में आया? रेट ऑफ प्रॉफिट होता है परसेंटेज, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है अमाउंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हमने दोनों कैलकुलेट किया। मैं इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूं क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्त, ये सीएमए एग्जाम का क्वेश्चन है। सीएमए एग्जाम की जो हमारे जैसे आरटीपीज आते हैं ना, एमटीपीज आते हैं, वैसे उनके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एक के अंदर था रेट ऑफ प्रॉफिट और एग्जाम में आया अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये ऐसा कुछ वही से वर्षा था। बच्चों ने क्या किया, उन्होंने आरटीपी में अगर रेट ऑफ प्रॉफिट सॉल्व किया, एग्जाम में भी रेट ऑफ प्रॉफिट से सॉल्व करके आए और सबका गलत आया। क्यों गलत आया? सवाल था अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? तो ये चीज का ध्यान रखना है कि ये रेट ऑफ प्रॉफिट होता है या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अच्छे से सॉल्व किया, स्टार मार्क किया होगा 5 और 6 को टिल योर लास्ट कॉलम, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज अभी हम परस्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 4। पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ध्यान से समझना, हम लोग हैं मैनेजमेंट। मैं क्वेश्चन नंबर 6 के डिस्कशन को लेके बढ़ता हूं आगे। एवरीवन कनेक्टेड? आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? परफेक्ट। नाउ मैनेजमेंट है, हम कंपनी के ओनर्स हैं, हम हमारा प्रोडक्ट है जिसकी अभी कॉस्ट प्राइस है 1600, नहीं सेलिंग प्राइस है 1600 रुपए। कहां पे गया वो हमारा सोल्यूशन उसका? हाँ ये रहा, हमारा प्रेजेंट सेलिंग प्राइस है 1600 रुपए। करेक्ट विकास? गर्दन दुखेगी बेटा, या तो थोड़ा आगे बैठ जाओ या पीछे, क्योंकि यू विल हैव टू सी टीवी लाइक दिस, है ना? 1600 रुपीज है, बराबर है। अब 1600 रुपीज पे हमारा प्रॉफिट पर यूनिट है 392। अब मुझे एक बात बताओ, काफी बार कॉस्ट अनकंट्रोलेबल होती है, बियॉन्ड योर कंट्रोल। डू यू एग्री? यस और नो? कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का, जब कॉस्ट बढ़ रही है और आपके कंट्रोल से बाहर है? फ्यूल, बहुत अच्छा, किसने दिया? बहुत बढ़िया, फ्यूल इज अ क्लासिक एग्जांपल। रेंट बढ़ा है बिकॉज टैक्सेस बढ़ गए हैं। फिस्कल पॉलिसी चेंज होने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो गए। हम कुछ कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको एक बार एक एग्जांपल दिया था कि डिमांड सप्लाई का गैप है, कि जब कोई एक देश में कुछ बहुत बड़ा काम चल रहा है तो वो देश पूरी दुनिया से सीमेंट खरीद लेता है। तो पूरी दुनिया के सप्लायर सीमेंट एक ही जगह करते हैं, सप्लाई एक ही जगह करते हैं। तो आपकी डोमेस्टिक सेल्स बढ़ रही है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है पर सप्लाई कम हो रही है, तो उससे आपके डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ जाएंगे।
A7 में हमने पढ़ा था जब एस्केलेशन क्लॉज के बारे में हम लोगों ने बात की थी फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जब कॉस्ट बियॉन्ड योर कंट्रोल है, और वो है इस सॉल्यूशन का कॉलम नंबर 2, जहां कहते हैं मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 30% एंड वेजेस विल इंक्रीज बाय 10%। ये सत्य है, इसको हम झुटला नहीं सकते। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि आपका प्रॉफिट पर यूनिट कितना आएगा? ये देखो आगे आंसर कितना है, 235। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप लोग मैनेजमेंट हो तो अब आप लोग क्या चाहोगे? दो चीजें चाहोगे, एक तो मेरा रेट ऑफ प्रॉफिट सेम रहे। अब रेट ऑफ प्रॉफिट सेम रखोगे तो उसमें पता है एक चैलेंज आएगा। यहां पर क्या चैलेंज आएगा कि सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग। बट यार एक बात बताओ, क्या मैं जिस प्राइस पे चाहूं प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकता हूं? क्यों नहीं बेच सकते? कंपटीशन, हम किस टाइप ऑफ मार्केट में काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्कस किया था बेसिक्स के अंदर कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में वी आर जस्ट द प्राइस टेकर्स। तो हम लोग कंपनी का मैनेजमेंट है, हमने हमारे सामने हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट ने या चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, या मैं कहूंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज आल्सो द कॉस्ट अकाउंटेंट, उसने ये टेबल बना के दिया, जहां पर ये टेबल हमें कहता है कि अगर मुझे सेम रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना है जो कि है 32.45%, तो मुझे सेलिंग प्राइस करनी चाहिए 1808। मैं ये 1808 में बेच सकता हूं क्या? ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरे सेल्स हेड की। सेल्स हेड को मैं बुलाता हूं और उसको पूछता हूं, भाई तू 1808 में बेच सकता है क्या? समझ में आ रहा है? अब वो सेल्स हेड आपसे बात करेगा और जो आपको प्रपोजल देगा वो बन जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। मतलब कहानी देखो कितनी इंटरेस्टिंग है। 6 नंबर का क्वेश्चन है सीएमए इंस्टीट्यूट का और 4 नंबर का क्वेश्चन है सीए इंस्टीट्यूट का, जबकि दोनों की कहानी आपस में जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A Limited has capacity to produce 1 lakh units per month। सबसे पहले ये कैपेसिटी वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे और वहां पर आकर लिखेंगे 100%। Let us understand the term and the concept of capacity। कैपेसिटी का मतलब होता है लिमिट, क्षमता। ये जो कंपनी है, इस कंपनी की कैपेसिटी है 100% कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स पर मंथ। सर एक सवाल का जवाब दीजिए, ये कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट होती है? जनरली दोस्तों कैपेसिटी कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस। आपने कोई मशीन बना रखी है। मैंने एक बार गुजरात में एक खाखरा बनाने वाली फैक्ट्री विजिट किया था। खाखरा पता है सबको? ऐसे सूखी रोटी आती है ना, पापड़ टाइप्स आता है, बट वो रोटी का बना होता है। इट्स अ वेरी गुड डिश, वेरी हेल्दी एंड वेरी गुड, बिकॉज उसमें ऑयल वगैरह कुछ होता नहीं है। कितने लोगों ने खाया है खाखरा? जैन लोगों ने तो सभी खाया होगा। अंश आपने खाखरा नहीं खाया? खाया है? हाँ, तो खाखरा आप लोगों ने खाया है। जैन लोगों में तो आई थिंक उस पे घी लगाते हैं और कोई लाल चटनी होती है वो लगा के खाते हैं ना। सो खाखरा जो होता है हैंडमेड ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू मशीन मेड, और हैंडमेड खाखरा महंगा आता है। स्पेशली आप देखना जैन महिलाएं जो होती है ना, वो खाखरा बनाने का काम करती है, क्योंकि जैसे मैंने एक बार किसी क्लास में कहा था कि जैन लोगों में रोटी भी बहुत पतली बनती है, सो दे हैव दैट एक्यूमेंट टू मेक दैट खाखरा। लेकिन अब क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि खाखरे बनाने के लिए मास प्रोडक्शन चाहिए। अब महिलाएं तो इतना फास्ट बना नहीं सकती, क्योंकि मैंने देखा है कुछ जैन लेडीज को खाखरा बनाते, इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, ट्रस्ट मी। मतलब आप सब लोगों को, महिलाओं को तो एटलीस्ट रोटी बनाना आता है, तो रोटी को जब आप तवे पे सेकते हैं तो हम उसको प्रेस नहीं करते क्योंकि रोटी फूलनी चाहिए। लेकिन जो खाखरा होता है ना, बिल्कुल उल्टा होता है। खाखरे को प्रेस किया जाता है हर जगह से ताकि छोटा सा बबल ना निकल जाए, और उसको प्रेस कर करके पतला किया जाता है। मतलब उसको एक तो बटते समय भी पतला बनाता है, लेकिन सबसे बड़ी कला जो है वो उसकी सेकने में। काला नहीं होना चाहिए, धीमी आंच पे सेकना है, नजाकत से बड़े प्यार से सेकना है कि अंदर तक सिकना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए, बबल नहीं आने चाहिए, और एकदम पतला होना चाहिए। आपको नहीं लगता इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस? तो इसके लिए बन गई मशीन्स। मशीन से जो खाखरे बनते हैं वो बहुत फास्ट बनते हैं, लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आता जितना हैंडमेड खाखरे में मजा आता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड।
एक बार जब वो फैक्ट्री मैंने विजिट किया, तब फैक्ट्री विजिट करके पता चला कि वो जो मशीन है उसकी कैपेसिटी है 100 खाखरा पर मिनट। एक मिनट में 100 खाखरे वो मशीन बना सकती है। अब एक बात सुनो, अगर वो मशीन दिन में 8 घंटा चलती है, चलिए कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, 8 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो, 8 घंटा इंटू 60 मिनट कितना हो गया? 480 मिनट, 480 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 खाखरा पर मिनट, 48,000 खाखरास। कैन आई से दिस इज देयर कैपेसिटी? Capacity is calculated on the basis of resources. It can be human resources, it can be machine resources. Even human beings also have some calculations. You may know, you may not know, but you all guys have a reading speed of dash number of pages per hours, PPH. That's very important. And you must know that speed. Suppose I'm studying auditing from ICI study material. Now ICI study material is this much big, this much mota. I need to know that what is the standard time required to complete this study material. So how will you calculate standard time? You need to know your speed. तो रीडिंग का मतलब नहीं है, रीडिंग का मतलब है रीडिंग एंड अंडरस्टैंड. I'll tell you my reading speed of ICI module when I was a student, it was somewhere around 9 to 12 pages an hour. That was my speed, which I gradually increased to maybe 15-16 pages an hour. So मतलब अब अगर मॉड्यूल में 100 पेजेस है और मेरी 12 की स्पीड है, तो मुझे पता है कि वो चैप्टर पढ़ने में मुझे कितना समय लगेगा. 100 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 8.33 आवर्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कैपेसिटी का कंसेप्ट समझना. कॉस्टिंग के अंदर कैपेसिटी का कंसेप्ट दोस्त इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कैपेसिटी से आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं. अब मुझे एक बात बताओ, 8 घंटा 33 मिनट, 8.33 मिनट्स, 8.5 घंटा मुझे चाहिए. मैंने अगर ये मॉड्यूल 6 घंटे में खत्म किया, मेरी बात ध्यान से सुनना और आंसर देना. एम आई एट 100% एफिशिएंसी, अबाव 100% और बिलो 100%? एम आई एट 100% एफिशिएंसी, अबाव 100% और बिलो 100%? The answer is above. पहली बात देखो, मैं दो चीजों में अभी आपको कंफ्यूज करने वाला हूं, अभी के अभी, और मैनिपुलेट हो जाओगे आप. ठीक है, डेटा लिख के मैनिपुलेट करता हूं, ऐसे नहीं, ओरली नहीं, थोड़ा मजा ज्यादा आएगा. मैंने क्या कहा, मेरा रीडिंग स्पीड है सपोज 10 पेजेस पर आवर, सपोज लेते हैं. ठीक है, मेरी रीडिंग स्पीड है 10 पेजेस पर आवर और टोटल पेजेस मैंने पढ़ना है 100. ठीक है, डेटा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि समझने में आसानी हो. 100 पेजेस मुझे पढ़ना है, 10 की मेरी स्पीड है, तो उसका स्टैंडर्ड आवर्स कितना हो गया? 10 आवर्स. देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक में घुस गए हम. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक इज ऑल अबाउट दिस. तो स्टैंडर्ड आवर्स मतलब कितना समय लगना चाहिए, और मेरे एक्चुअल आवर्स हो गए 8 आवर्स. तो मेरा एफिशिएंसी क्या है? एम आई एफिशिएंट, less efficient or more efficient? How can you say that? क्योंकि सर ज्यादा देर का काम आपने कम देर में किया है. तो अब देखना, क्या मैं यहां पर कह सकता हूं एफिशिएंसी का परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? इट इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 100. सो स्टैंडर्ड आवर्स आर 10, actual hours are 8 multiplied by 100. कितना हुआ? 10 divided by 8 into 100, 125%. ये क्लियर हुआ सभी को? पक्का? मैनिपुलेट होने को तैयार हो सब जने? चलो ठीक है, अभी लिखना मत, मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको. ये एक बार पूरा एग्जाम्पल डिस्कस हो जाए फिर. ठीक है, पहले मैनिपुलेट करता हूं मैं आपको. डेटा माइंड में है, फिक्स है. I want you guys to calculate percentage and show me on calculator.
भाई किताब तो बड़ी है, किताब में सिर्फ 100 पेज नहीं है। हाँ? अब मेरा सवाल ये है कि मैं 10 घंटों में 120 पेज पढ़ता हूं, आपको मेरा एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालना है। क्या पता नहीं मुझे, अभी तो डेटा आपके सामने, अपन ऐसे बात कर रहे हैं, कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ही नहीं। देख भाई मैं तेरे को पूछता हूं, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, क्या नाम है सर आपका? महावीर मेरा दोस्त है। महावीर भाई कितना पढ़ लेते हो? तो महावीर भाई ने कहा रणशोर भाई कल मैं 10 घंटा बैठा और 10 घंटे में मैंने 100 पेजेस पढ़ लिए, ठीक है। मैं कहता हूं महावीर भाई मैंने 10 घंटे में 120 पेजेस पढ़े। अब आप सब लोग मेरी और मेरे दोस्त की बातें सुन रहे हैं। मेरे दोस्त ने 10 घंटे में 100 पेज पढ़े और मैंने 10 घंटे में 120 पेज पढ़े। आपको बताना है हम दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन है? क्यों मैं हूं? चैतन्य दिमाग चलाओ, मैं ज्यादा एफिशिएंट क्यों हूं? क्योंकि मैंने उतने ही घंटों में ज्यादा आउटपुट निकाला। बेटा एफिशिएंसी दो चीजों से मेजर की जाती है। एक, अगर मैं आउटपुट को कांस्टेंट रखता हूं तो किसने वो काम कितने घंटों में किया, और अगर मैं घंटों को कांस्टेंट रखता हूं तो किसने कितना आउटपुट निकाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन दोनों तरीके से एफिशिएंसी निकाली जा सकती, हाँ या ना? है ना? तो पहले हमने जो एफिशिएंसी निकाली, ये एफिशिएंसी हमने किससे निकाली? इन टर्म्स ऑफ टाइम, कितने घंटों का काम कितने घंटों में किया। अब मैं जो बात कर रहा हूं एफिशिएंसी की, ये एफिशिएंसी की बात मैं कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या है? कितना बनना चाहिए था और कितना बना। पहले तो मेरे को एक जवाब दो लॉजिकल बेसिस पे। 10 घंटे में 100 पेजेस पढ़ने का स्टैंडर्ड होता है, मैंने 10 घंटे में 120 पेजेस पढ़ लिए, क्या मैं एफिशिएंट हूं? तो एफिशिएंट हूं मतलब मेरा परसेंटेज 100 के ऊपर जाना चाहिए। हम फॉर्मूला बनाएंगे यहां पे। अब आपका माइंड आपको सिग्नल पता है क्या देगा? सर ऊपर वाले की तरफ फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, ठीक, एक सेकेंड लिख लेते हैं। सपोज तो स्टैंडर्ड आउटपुट होता है 100 पेजेस, एक्चुअल आउटपुट है 120 पेजेस। जरा ये परसेंटेज देखो कितना आ रहा है सर, 100 अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। सर ये तो 83 आ रहा है, और 83 परसेंटेज का मतलब क्या होता है? लेस एफिशिएंट। मतलब सर फॉर्मूला में गड़बड़ है, क्योंकि परसेंटेज 100 के ऊपर आना चाहिए। आपको पता है आउटपुट का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। 10 घंटे लगाकर मैंने एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया? 120 यूनिट, जबकि होना कितना चाहिए था? 100 यूनिट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूं, परसेंट कितना आया? इज इट मैचिंग? आया समझ में? आपकी स्टडीज में डे टू डे लाइफ में एफिशिएंसी का कांसेप्ट काम का नहीं है क्या? मेरे को ये बताओ। दो दोस्त हैं लाइब्रेरी में बैठे, डिसाइड किया है सेम टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ। एक जना 2.5 घंटे में उड़ जाता है, एक जना 3 घंटे बैठता है। ज्यादा एफिशिएंट कौन हुआ? अच्छा, जो बंदा, अब ये दूसरे दिन भी बैठते हैं, वापस टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। अब जिस बंदे का 2.5 घंटे में हो गया था ना, वो क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, आज मैं जल्दी नहीं उठूंगा, मैं आज और आगे पढ़ूंगा। तो उसने आपके कंपैरिजन से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ज्यादा पेजेस पढ़ लिए, तो भी वो एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंसी कैन बी मेजर्ड इन 2 वेज। नंबर 1 इज टाइम एंड नंबर 2 इज आउट। सर फिर एक सवाल है, प्रेम आ जाओ बेटा क्लास में। सवाल है कि सर ये ऊपर नीचे स्टैंडर्ड और एक्चुअल शिफ्ट कैसे हो गया? अभी बताता हूं। टाइम की जब बचत होती है तब एफिशिएंट कहलाता है, मतलब टाइम जब कम लगता है तब एफिशिएंट कहलाता है, और आउटपुट जब ज्यादा होता है तब एफिशिएंट कहलाते हैं। ये दोनों ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे से। इसी वजह से फॉर्मूला में स्टैंडर्ड और एक्चुअल ऊपर नीचे हुआ है। और फॉर्मूला रटने का नहीं है, फॉर्मूला बनाने का है, दिमाग में सिंपल सी चीज रखने का। एफिशिएंट मतलब 100%, क्लियर हो गया? ओवर एफिशिएंट मतलब मोर देन 100%, एंड लेस एफिशिएंट मतलब अगर बुद्धि है, जो कि आप में है, तो प्राइमा फेसी फॉर्मूला गया तेल लेने, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। जैसे ही मैंने कहा कि भाई ने 100 पेजेस पढ़े, मैंने 120 पढ़े, माइंड में आंसर आया कि नहीं आया कि सर ज्यादा एफिशिएंट है, बराबर है। अब से पंगा ये था परसेंटेज कैसे निकालना है वो समझ नहीं आता, पर प्राइमा फेसी आंसर तो सबका आ गया था भाई। पक्का क्लियर हो गया? समझ में आया?
अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंपनी है जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स पर मंथ, इंपॉर्टेंट, इट्स वर्क्स कॉस्ट, फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क्स कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, लिख लो उसके नीचे, वर्क्स कॉस्ट का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, बहुत बढ़िया। इट्स वर्क्स कॉस्ट एट वेरियस लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर, अब इकोनॉमिक्स आ गया यहां पर बीच में, देखो अगर मैं कम यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा होगा, और अगर मैं ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो। अरे काई नती मोटा भाई, धंधो छे, प्लेन सिंपल धंधा है, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, इंदौर में जो भी होगा सबको जो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर धंधा करना आता है ना भाई, इतनी चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट कम बैठेगा, और मैं कम प्रोडक्शन करूंगा कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा। उस दिन बनाया था ना पानी पूरी हमने, याद है ना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आपको एक स्टैंडर्ड टेबल क्या दिया है कि कितनी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे मेरा वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट क्या है, मतलब देखो झंझट नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल लेबर दिया ही नहीं है, एक टोटल फिगर दे दिया वर्क्स कॉस्ट का, जहां पर आप देखो अगर मैं सिर्फ 10% कैपेसिटी पे काम करता हूं तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट है 400 रुपीज, लेकिन अगर मैं 100% कैपेसिटी पे काम करता हूं ना तो मेरा है सिर्फ 310। अब देखना एज अ मैनेजमेंट आप क्या चाहोगे, चैतन्य भाई बताओ, अगर आपकी कंपनी है तो आप क्या चाहोगे, कितना परसेंट पे काम करना, 100%, लेकिन 100% प्रोडक्शन आप तभी करोगे जब आपका सेल्स वाला 100% बेच सकता है। डू यू एग्री सक्षम? बराबर, क्योंकि क्या मैं फिर सिर्फ प्रोड्यूस करके फिनिश गुड का स्टॉक करना चाहता हूं वर्मा जी? नहीं, स्टॉक करूंगा तो उससे क्या नुकसान होगा वर्मा जी बताएं? क्या मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मैं अगर फिनिश गुड्स बनाऊंगा जितना मैं नहीं बेच सकता हूं और उसको मैं स्टॉक में रखूंगा तो उससे मेरा नुकसान क्या होगा वर्मा जी? वेस्ट हो जाएगा। और कोई नुकसान किसी के दिमाग में आ रहा है? जगह सबसे इंपॉर्टेंट, सोते हुए जवाब दिया बंदे ने, बहुत बढ़िया। वर्किंग कैपिटल, भगवान जतिन सर और दर्शन सर की आत्मा को शांति दे, चैप्टर पढ़ने का एफएम के अंदर, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, कैश एंड कैश रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, सब कुछ पढ़ने का है। सबसे बड़ा जगह भी किसमें आती है? वर्किंग कैपिटल। मेरे दोस्त, जो प्रोडक्शन मैं करूंगा उसके लिए रॉ मटेरियल मैंने खरीदना है, लेबर को पेमेंट मैंने करना है, ये फैक्ट्री का ओवरहेड्स मैंने इंकर करना है, ये सब मेरा पैसा है। प्लीज अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल इज व्हाट। पहले मैं धंधे में पैसा लगाता हूं, मतलब मैं मेरे क्रेडिटर्स को पे करता हूं, फिर मैं अपने गुड्स बनाकर बेचता हूं जिसको कहते हैं डेटर्स, और मेरा डेटर्स मेरे को पैसा देता है। ये दोनों के बीच में टाइमिंग डिफरेंस नहीं होता है। तो पैसा मेरे जेब से पहले लगेगा, वो 15 दिन हो सकता है, वो 25 दिन हो सकता है, वो 2 महीना भी तो हो सकता है भाई। इसीलिए बिजनेस में कंसेप्ट आता है कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट का। सबसे बड़ा कॉस्ट है वर्किंग कैपिटल। बाकी सारे पैरामीटर्स बोले सही है, क्वालिटी खराब होगी यार, क्वालिटी खराब नहीं होगी। अच्छा, कुछ चीजों को स्पेशल प्रिजर्वेशन की जरूरत है, जैसे आइसक्रीम। आइसक्रीम मैंने बना के रख दिया ये पूरा साल भर का, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना होगा जिसका स्टोरेज कॉस्ट बहुत हाई है ना। कुछ चीजों को ह्यूमिडिटी लग जाती है। अब पॉइंट समझना, तो मैं कितना बनाऊंगा? जितना मैं बेच सकता हूं। अब मेरी परेशानी एज ए मैनेजमेंट पता है क्या है? मैं बेचना भी पूरा चाहता हूं, मैं बनाना भी पूरा चाहता हूं। देखो हर चीज में प्लीज आप प्रॉब्लम समझना। अगर मैं अपनी कैपेसिटी से कम बनाता हूं ना, अंडरस्टैंड, देन देयर इज एन आइडल कैपेसिटी। डू यू एग्री? और उस आइडल कैपेसिटी में खर्चा तो लगता रहेगा, उसको कहते हैं आइडल कैपेसिटी कॉस्ट। ओल्ड सिलेबस PYQ क्वेश्चन नंबर 6 4 मार्क। डिफाइन आइडल कैपेसिटी कॉस्ट। डिफाइन आइडल कैपेसिटी कॉस्ट। भगवान ना करे, सुनना मत भाई, अभी सपोज अभी लाइट चली जाए, सपोज करो, लेक्चर होगा? आ गया ना? लेक्चर होगा ना? मैं तो खाली रह गया ना भाई। मेरी इस समय की एक कीमत है, कॉस्ट है। आज का दिन तो बहुत ज्यादा बिजी, मतलब ऐसा है कि अगर जहर भी खाना हो तो पहले डायरी चेक करना पड़ेगा, जहर खाने का टाइम है क्या, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सो मच बिजी। तो अब
ये कॉस्ट मेरी वेस्ट नहीं हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट नहीं हो जाएगी। इसको कौन सी कॉस्ट कहेंगे? आइडल कैपेसिटी कॉस्ट। द ब्यूटी ऑफ कॉस्टिंग कुछ भी रटना नहीं है, समझना है। आइडल कैपेसिटी कॉस्ट को अगर डिफाइन करना है तो सबसे पहले देखो आइडल कैपेसिटी किसको कहते हैं। आइडल कैपेसिटी मींस मैक्सिमम कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मुद्दा मत देखो, लिखो व्हाट इज आइडल कैपेसिटी। आइडल कैपेसिटी सर आप लिख लो, हम लोग छाप लेंगे। बहुत बढ़िया। इट इज इक्वल टू मैक्सिमम कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइज्ड। तो जैसे कि मेरा प्लांट जो है वो बेटा जी 1 लाख यूनिट्स पर मंथ बना सकता है, और अगर मैं सिर्फ 70,000 बनाता हूं मतलब मैं अंडर यूटिलाइज कर रहा हूं, मतलब मैं 70% यूज कर रहा हूं, मतलब मेरा आइडल कैपेसिटी कितना है? 30%। भाई अगर वो आइडल कैपेसिटी 30% है तो उसकी कॉस्ट इंकर नहीं हो रही है क्या? लाइव एग्जांपल दूं? तुम्हारा उधर का क्लासरूम देख लो। लाइव एग्जांपल, तुम्हारा उधर का क्लासरूम देख लो, वो खाली पड़ा है। क्या मेरे को किराया नहीं देना है क्या उसका? रिपेयर मेंटेनेंस, सोसाइटी मेंटेनेंस, सब कुछ करना है। वो जो कॉस्ट लग रही है वो कौन सी कॉस्ट है? आइडल कैपेसिटी कॉस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया आप लोगों को? पक्का? इसीलिए स्कूल बसेस भले 10 महीना चलती है, पैसा 12 महीना का लेती है, क्योंकि 2 महीने बस जब खाली खड़ी है तो क्या वो बस पे डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है? क्या उस पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है? अरे आपको पता है बस को हर 2-4 दिन में चक्कर कटवा के आना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाएगी। उस चक्कर कटवाने में तेल नहीं लगता है। ड्राइवर कंडक्टर को तो सैलरी 12 महीने की जाती है। ये जो कॉस्ट है जब आपकी रिसोर्सेज आइडल है उसको कौन सी कॉस्ट कहते हैं? आइडल कैपेसिटी कॉस्ट। अब थोड़ा मैनेजमेंट की तरह सोचो, अगर मुझे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है तो मुझे आइडल कैपेसिटी कॉस्ट को कम रखना होगा या ज्यादा रखना होगा? थिंक अबाउट इट। मुझे अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है तो आइडल कैपेसिटी को कम रखना होगा या ज्यादा रखना होगा? अरे आइडल कैपेसिटी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरी कैपेसिटी रिसोर्सेज आइडल पड़े हैं तो वो तो फालतू मेरी जेब से पैसा जा रहा है ना भाई। आप पॉइंट समझ गए? ये समझना। तो हम लोग चाहेंगे 100% बनाना, लेकिन बेच सकते हैं क्या? आगे पढ़ो। इट्स फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस आर 1,50,000, फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस आर 2,50,000 पर मंथ। अच्छी चीज पता है क्या? हर खर्चा मंथली दिया है, प्रोडक्शन भी मंथली दिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग में यह ध्यान रखना जरूरी है, डेटा शुड बी यूनिफॉर्म। नाउ द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अमाउंट्स टू ₹30 पर यूनिट। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सामान को रिटेलर तक पहुंचाने की कॉस्ट। इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट ₹500। इट कैन सेल, ये कैन वर्ड को हाईलाइट करो और कैन के पास लिखो प्रपोजल। ये क्या है? प्रपोजल है। प्रपोजल क्या है कि भाई अगर आप चाहें तो 100% कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं, अर्थात पूरा के पूरा 1 लाख यूनिट बनाकर आप बेच सकते हैं। और किस प्राइस पे बेच सकते हैं? 500 रुपीज पर यूनिट, प्रोवाइडेड इट इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। 1, 2, 3, 4। क्या 4 खर्चे करने पड़ेंगे आपको? पहला, इट गिव्स अ गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग ₹30 पर यूनिट ऑफ सेल। मतलब टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश दो, निरमा के साथ बाल्टी दो, कॉफी के साथ कॉफी मग दो। आप समझ गए? मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कुछ देना पड़ेगा। गिफ्ट तो 500 रुपए में बेच पाएंगे। वो गिफ्ट की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपए। एक बात बताओ दिमाग के घोड़े दौड़ा के, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों वेरिएबल कॉस्ट है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। जितने यूनिट बेचोगे उतने पे 30 रुपया अब एक्स्ट्रा लगेगा। क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया। देखो 4 चीजें मांगी हमारे सेल्स वाले ने। सेल्स वाला क्या बोलता है? 100% गुड्स बेच दूंगा, 500 रुपए में बेचूंगा। ये 4 चीजें होना मेरे को। दूसरा क्या है? इट हैज अ लकी ड्रॉ एवरी मंथ। मंथ इज अगेन इंपॉर्टेंट।
giving the first prize of rupees 50,000, second prize of 25,000 and third prize of 10,000 and 3 consolation prizes, मतलब runner up prizes of 5,000 each to customers buying the product. अब देखो कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो आपको लकी ड्रॉ करना पड़ेगा. अब लकी ड्रॉ हर महीने करना है. हर महीने लकी ड्रॉ में कितना खर्चा होगा जरा कैलकुलेटर पे लेते हैं. फर्स्ट वाले को कितना देना है? 50,000. टेक ऑन योर कैलकुलेटर. 50,000 प्लस सेकंड वाले को 25,000 प्लस थर्ड वाले को 10,000. कितना हो गया टोटल? 85,000. अब रुकना, 5,000 के 3 कॉन्सोलेशन प्राइजेस मतलब 1 लाख. 1 लाख फिक्स्ड कॉस्ट कह सकता हूं मैं इसको. लिख लो वहां पे 1 लाख रुपए. It spends rupees 1 lakh on refreshment served every month to customer. ये लकी ड्रॉ जब करेंगे तब कस्टमर को बुलाएंगे. कस्टमर जब आएंगे तो ऐसा चाय नाश्ता रखना पड़ेगा. उसका खर्चा कितना है? 1 लाख रुपए. अगेन फिक्स कॉस्ट हो गई. नेक्स्ट, इट स्पॉन्सर अ टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 20 लाख पर मंथ. भाई साहब, हर महीने का 20 लाख रुपए टेलीविजन कॉस्ट. कल मेरे साथ एक घटना हुई, शेयर कर सकता हूं आपके साथ कि यूट्यूब पे लाइव नहीं इसलिए. कल मेरे को एक बच्ची का फोन आता है कई समय बाद. आप लोगों के साथ पास हुई हुई स्टूडेंट है. इनफैक्ट पास नहीं हुई हुई है, मेरी रैंकिंग स्टूडेंट है. फाउंडेशन में टॉपर थी. मेरी स्टूडेंट थी, हमारी स्टूडेंट थी. लेकिन जहां मैं पहले पढ़ाता था उस प्लेटफॉर्म से पढ़ चुकी थी. पर 3 सब्जेक्ट जिन टीचर से पढ़े वो एकाग्रता में अभी भी. उसका कॉल आता है कि सर मैं आपका कॉस्टिंग परचेज करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है. वो मैं उसके नाम से पहचान गया कि शायद ये वही लड़की है. फिर मैंने उसको बोला हाउ कम यू कॉल टुडे, बिकॉज मेरे पास तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आई थी. और इन्फॉर्मेशन मतलब ये कि जो भी बच्चा टॉपर आता है हम उनके साथ यूट्यूब सेशन करते हैं. तो जब वो फाउंडेशन में टॉपर आई थी तो मेरी टीम ने उन लोगों को रीच आउट किया, बच्चों को. तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि वो लड़की ने रिफ्यूज कर दिया इंटरव्यू देने से, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरव्यू दे रही है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा रूल बनाया है कि अगर तुम हमें इंटरव्यू दोगे तो तुम किसी और को इंटरव्यू नहीं दोगे. आपको पता है मार्केटिंग टैक्टिक्स. मैंने कल उसको ओपनली कन्फ्रंट किया और कहा मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है. वो मेरे को कहती है सर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने उनको भी इंटरव्यू नहीं दिया. उन लोगों ने मुझे 35,000 रुपीज ऑफर किया और मुझसे ये कहा कि तुम्हें यूट्यूब पे आकर बस हमारे टीचर्स का नाम लेना है कि इन टीचर से मैंने फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ा है, लॉ पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है. हम तुमको उसके बदले 35,000 रुपीज देंगे और इंटरमीडिएट के सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट देंगे. कैन यू बिलीव इट? कैन यू एक्चुअली बिलीव इट? इट हैपेंस लाइक दिस. ऐसी चीजें होती है यार, बहुत होती है. आपकी बात सही है. मैंने आज तक इंजीनियरिंग में ये सुना था. एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है, जब टाइम मिले देखना, अमेजॉन प्राइम पे. उसका नाम है क्रैश कोर्स. देखिए, बहुत ब्यूटीफुल वेब सीरीज है. वो वेब सीरीज आपको दिखाएगी द डार्क साइड एंड द ब्राइटर साइड ऑफ कोटा. मतलब कोटा फैक्ट्री से अच्छी लगी मुझे वो वेब सीरीज. बहुत रियलिटी वाली वेब सीरीज है, क्रैश कोर्स नाम से. उस वेब सीरीज में जो दिखाया है वो इंजीनियरिंग के लिए पछता था. सीए में भी ऐसा होता है. और मैं आपको चीज बताऊं, हमारी जो इंडस्ट्री है ना, सीए की टीचिंग इंडस्ट्री, ये बहुत एथिक्स पे चलती है. मतलब मैं दिल से लिटरली रिस्पेक्ट करता हूं हर एक सीए टीचर्स का. लेकिन जब से कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है इसके अंदर तो थोड़ा चीपनेस आने लगा है. ये ऐसे खरीदने बेचने वाली हरकत टचवुड आज तक सीए में कभी नहीं हुई है. और आज भी कभी एक एकेडमी ने दूसरी एकेडमी के लिए ऐसा नहीं किया. पर कंपनीज होती है, स्टार्टअप्स होते हैं, उनके पास पैसा होता है क्योंकि दूसरों की फंडिंग होती है. जब दूसरों की फंडिंग होती है तो आप शॉपिंग पे निकलते हो. 35,000 रुपए ऑफर किए एक बच्ची को. ये जो आखिरी वाला कॉस्ट है ये वो नहीं है कि आप 20 लाख रुपए खर्चा करो. किस चीज पे खर्चा करो? मार्केटिंग पे. टेलीविजन पे मार्केटिंग करो तो हम 100% यूनिट कितने में बेच सकते हैं? 500 रुपए में. क्लियर हो गया? अब सुनो सेल्स वाला आगे क्या कहता है. सेल्स वाला कहता है इट कैन मार्केट 30% ऑफ आउटपुट एट 550 पर यूनिट विदाउट इंकरिंग एनी ऑफ द एक्सपेंसेस रेफर टू A and D अबव. मतलब क्या?
मैं जब सेल्स वाले के साथ बैठा हूं, सेल्स वाला कहता है देखो सर, अगर आप चाहते हो मैं पूरा 1 लाख यूनिट महीने का बेच दूं, मैं बेच दूंगा। मैं बोलता हूं बोल कितने में बेचेगा? बोले 500 में बेचूंगा। बोल उसके लिए क्या चाहिए? 1 2 3 4 चीजें चाहिए। अब मैं कहता हूं अगर मैं तुझे ये 4 चीजें नहीं दूं तो बता कितना यूनिट बेचेगा और कितने में बेचेगा? तो भाई साहब वो कहता है मैं 30% बेच सकता हूं। 30% मतलब हाउ मेनी थाउजेंड यूनिट्स? 30,000 यूनिट्स। और 30,000 यूनिट्स किस प्राइस पे बेच सकता हूं? 550। मतलब देखो, कम यूनिट बेचना है तो आप शायद हायर प्राइस पे बेच सकते हो, और फिर मुझे ये चारों खर्चे करने की जरूरत नहीं है। एज अ मैनेजमेंट अब आप क्या करोगे? अब आप बुलाओगे अपने कॉस्ट अकाउंटेंट को और उसको क्या बोलोगे? गिव मी अ कैलकुलेशन। किस चीज का कैलकुलेशन? 1 लाख यूनिट्स 500 पे बेचूं विद ऑल दीज कॉस्ट, या फिर 30,000 यूनिट्स 550 पे बेचूं विद ऑल दीज कॉस्ट। दिमाग में सिर्फ एक आर्किटेक्ट की तरफ फॉर्मेट बनाओ कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। पर्टिकुलर्स तो मैं बता देता हूं। अमाउंट कॉलम कितने होंगे? कौन से 2 कॉलम होंगे? प्रपोजल 1 या फिर सिंपल नंबर 1 एंड नंबर 2। दोनों कॉलम्स में वेरिएबल क्या है? पहले कॉलम में नंबर ऑफ यूनिट्स है 1 लाख, सेलिंग प्राइस है 500। दूसरे कॉलम में है 30,000, सेलिंग प्राइस है 500। फिर उसमें आएगी सारी कॉस्ट। कुछ कॉस्ट पहले वाले में आएगी, दूसरे वाले में नहीं आएगी। फिर हम लोग लेंगे टोटल प्रॉफिट। रुकना, उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं होगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट से और हमें मिलेगा प्रॉफिट पर यूनिट। सर टोटल प्रॉफिट के बेसिस पे डिसीजन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि एक कॉलम में तो 1 लाख यूनिट्स है और दूसरे कॉलम में 30,000 यूनिट है। भाई डिसीजन कैसे लोगे? अगर डिसीजन लेना है तो हमें पर यूनिट पे लेना होगा। जिसका प्रॉफिट पर यूनिट हाई, वो प्रपोजल हम एक्सेप्ट। इज दिस क्लियर इन योर माइंड? पक्का? करें सॉल्व? लेट्स डू इट। वेरी गुड। क्वेश्चन 4/EEE/6.3। Statement showing evaluation of proposals, particulars, proposal 1, proposal 2। प्रपोजल 1 क्या है? 1 लाख यूनिट्स at the rate of rupees 500 and 2 is 30,000 units at the rate of rupees 550। अगर कोई कॉस्ट एनुअल दी है तो हमें मंथली कन्वर्ट करना होगा। एक चीज दिमाग में फिक्स रखना, या तो ये स्टेटमेंट मंथली बनेगा या फिर ये स्टेटमेंट एनुअली बनेगा। कुछ कॉस्ट मंथली और कुछ कॉस्ट एनुअली बिल्कुल मत लेना। समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एक रियल लाइफ केस स्टडी हो सकती है। नहीं, आप कोटेशन ले रहे हैं किसी केटरर से, केटरर कहता है हम आपको अचार देंगे, नींबू देंगे, चटनी देंगे साथ में फ्री में। उस दिन शुक्ला जी नहीं बोले क्या चटनी देंगे हम साथ में? सर मार्केटिंग में सिखाया जाता है when something is given, when some product is given free of cost, then you yourself are product। बट ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है यार। I mean, मुझे लगता है मार्केटिंग हमें मोदी जी से सीखना चाहिए।
कल पूरा इंडिया, जितने लोग क्रिकेट मैच नहीं देख रहे थे ना, उससे ज्यादा ओथ सेरेमनी देख रहे थे। वो तो ठीक है, अच्छा हुआ बंद हो गया भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो था। आज स्टॉक मार्केट उससे उछलेगा, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से स्टॉक मार्केट नहीं उछलने वाला है। करें शुरू। अब देखो, हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट पर, सॉरी, प्रॉफिट पर यूनिट, बराबर है। अब देखो, इसको कैलकुलेट करने का दो फ्लो है। मैं फिर से कह रहा हूं, कॉस्टिंग में कोई फॉर्मेट ही नहीं है। या तो मैं लिखूं सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रॉफिट पर यूनिट। मैं उल्टा भी तो बना सकता हूं, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, जहां सेल्स लास्ट में होगा। किसी भी तरीके से बनाओ, कोई लिमिटेशन है नहीं है। यहां पर आपको प्राइम कॉस्ट, एडमिन, ये सब अलग से दिखाने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली दिखा भी नहीं सकते हो, क्योंकि डेटा ही नहीं है। मेरे ओपिनियन में ज्यादा बेटर फॉर्मेट होगा जब सेल्स को ऊपर लेंगे, उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट पर यूनिट निकालेंगे। समझ में आ रहा? क्लियर? चलिए सबसे पहले लिखते हैं, शुरू करते हैं, ए टोटल सेल्स। हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट, बट उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ फॉर्मूलाज दोस्तों मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को पढ़ाई करते समय प्रॉब्लम ना हो। रेड कलर के पेन से वो फॉर्मूलाज लिखते चलना। टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा प्रताप भाई? यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसको याद आ रही भाई मेरी सुबह सुबह। यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्लियर हो गया? तो पहले कैटेगरी में सेल्स कितना होगा, 1 लाख इंटू 500, भाई साहब 50 नहीं, 5, 1 2 3 4 5 6 7, 5 करोड़ रुपए। ₹5 करोड़ चेक कीजिएगा सभी जने। क्लियर हो गया? अब मैं आता हूं प्रपोजल नंबर 2 में। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 550, 1,65 लाख। आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ₹1,65 लाख। अब इसमें से हम माइनस करते हैं बी कॉस्ट, है ना? बी कॉस्ट क्या क्या है बेटा जी? कॉस्ट हमारी सबसे पहली कॉस्ट पता है क्या होगा? आप सारी कॉस्ट निकालोगे, वर्क्स कॉस्ट ही भूल जाओगे। सबसे पहली कॉस्ट हमें लेनी है वर्क्स कॉस्ट। अब वर्क्स कॉस्ट डिपेंड किस पे करेगा कि आप कितने परसेंटेज कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो पहले वाले में हम 100% पे कर रहे हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना है? ₹310। कैलकुलेशन दिखा लेना बेटा जी ब्रैकेट में, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। 1 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 310 रुपीज। 3,10,00,000। जो प्रपोजल 2 है वहां पे हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी है 30%, कॉस्ट पर यूनिट है 380 रुपीज। नहीं नहीं मैडम, 380 रुपीज। समझ में आया सबको? 380 कैसे आया? आप 30,000 यूनिट बना रहे हो, 30,000 यूनिट मतलब कितने परसेंट पे ऑपरेट कर रहे हो? 30% पे। 30% पे यूनिट कॉस्ट कितना है? 380 रुपीज। वेरी गुड। सो 30,000 इंटू 380 बिकम्स 1,14,00,000। बहुत बढ़िया। क्लियर है? क्वेश्चन के फ्लो को ब्रेक नहीं करना है। फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस आर 1,50,000, फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस आर 2,50,000। मैं एज इट इज उसको माइनस कर रहा हूं। फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस, फिक्स्ड मार्केटिंग
expenses. What is the meaning of fixed expenses? Which do not change with the level of activity. तो अगर मैं 1 लाख यूनिट बना रहा हूं तो भी यहां पर ये 1,50,000 और ये 2,50,000 रहेगा, और अगर मैं 30,000 यूनिट्स बनाता हूं तो भी ये कॉस्ट सेम रहेगी, ये कॉस्ट चेंज नहीं होगी। चेक करिएगा, क्लियर हुआ सभी को? फिक्स्ड कॉस्ट मींस व्हिच रिमेन्स फिक्स्ड irrespective of the level of activity or irrespective whether you are doing activity or you are not doing activity। बहुत बढ़िया, ठीक है। The variable distribution cost amounts to ₹30 per unit। ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹30 पर यूनिट। तो जब मैं 1 लाख यूनिट्स बेचूंगा तो 30 रुपीज के हिसाब से मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी बेटा जी? 30 लाख रुपीज। और 30,000 इंटू 30 रुपीज होगा 9 लाख रुपीज। क्लियर हो रहा है सभी को? आगे पढ़िए। It can sell 100% of its output at ₹500 per unit provided it incurs the following expenditure। अब सिर्फ बात कर रहे हैं प्रपोजल नंबर 1 की, कि मैं पूरे 1 लाख यूनिट बेच दूंगा 500 रुपए पे, प्रोवाइडेड आप ये 4 खर्चे करें। तो मैं यहां पर आके लिखता हूं एडिशनल प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। क्या है 4 खर्चे? पहला खर्चा है गिफ्ट आइटम एट द रेट ऑफ ₹30 पर यूनिट। 1 लाख यूनिट्स पे 30 रुपीज के हिसाब से कितने रुपए के गिफ्ट आइटम लगेंगे? 30 लाख रुपीज। लेकिन ये कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल नंबर 1 में लगेगी, नंबर 2 में ये कॉस्ट नहीं लगेगी। क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया। सेकंड क्या था? लकी ड्रॉ प्राइजेस, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 लाख रुपीज। वेरी गुड। तीसरा क्या है? रिफ्रेशमेंट कॉस्ट। और चौथा होता है टीवी। मैं फिर से कह रहा हूं, एक्सीडेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना, ये सारी कॉस्ट मंथली होनी चाहिए। सपोज करिए टीवी की कॉस्ट जो है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये एनम देते थे तो हमें डिवाइड करना पड़ता था नंबर ऑफ मंथ से, 20 लाख रुपीज। ये भी हो गया डैश। यहां तक सबको क्लियर है ना बेटा कि ये चारों जो खर्चा है ये सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल 1 में जाएगा, प्रपोजल नंबर 2 में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रपोजल नंबर 2 क्या है? विदाउट दिस कॉस्ट आई कैन सेल लेस यूनिट्स, हायर सेलिंग प्राइस। और कोई कॉस्ट है क्या? चेक करो, क्वेश्चन में दिया है नहीं, और कोई कॉस्ट नहीं है। अब हम लोग यहां पर एक सब टोटल ले लेते हैं कॉस्ट का। तो 3 करोड़ 10 लाख प्लस 150 एंड 250 इट्स 4 लाख प्लस 30 लाख प्लस 30 लाख प्लस 22 लाख, 3 करोड़ 96 लाख आ रहा है क्या? टोटल कॉस्ट 3 करोड़ 96 लाख। चेक ऑल ऑफ यू, इस फिगर को एज इट इज यूज करना। अब हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 3 करोड़ 96 लाख को 5 करोड़ में से माइनस करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आएगा 1 करोड़ 4 लाख। और अब मैं टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ यूनिट से, तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट पर यूनिट डिवाइडेड बाय 1 लाख यूनिट्स। तो इज इट कमिंग ₹104 पर यूनिट? पहले कॉलम में सभी जने आंसर सही आया क्या? चेक करिए। इज योर प्रॉफिट कमिंग 104 रुपीज पर यूनिट? सेकेंड कॉलम में मैं आता हूं, 1 करोड़ 14 लाख की मेरी कॉस्ट है,
नहीं बेटा डेसिमल तो आ ही नहीं रहा है योग्य, बिल्कुल एब्सोल्यूट फिगर आ रहा है 104, है ना, डेसिमल थोड़ी आ रहा है, कोई डेसिमल नहीं है बेटा। प्लस 4 लाख प्लस 9 लाख, चेक करिएगा 1 करोड़ 27 lakhs, 1 करोड़ 27 लाख की कॉस्ट है और सेल्स कितना है 1 करोड़ 65 लाख, टोटल प्रॉफिट है 38 lakhs और 38 लाख को मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स जो की है 30,000 से। अब यहां डेसिमल है 126.67 पर यूनिट, 126.67 पर यूनिट। क्वेश्चन में देखना क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा है, आंसर हमको उसी लैंग्वेज में देना है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल। मतलब रियली स्पीकिंग प्रॉफिट पर यूनिट की जरूरत नहीं थी, हमने सिर्फ एक एडिशनल हमारे लिए निकाल के रखा है। क्लियर हुआ सभी को, पक्का आया समझ में? तो यार जो क्वेश्चंस अभी हम देख रहे हैं ना, आप मुझे सीरियसली अभी एक चीज बताओ, अभी जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, क्या इसके लिए मैंने आपको कोई लीगल प्रोविजन पढ़ाई है जैसे मैंने अमालगमेशन में पढ़ाया था? Have I taught you any format like I taught you for schedule 3? Is there any accounting standard? Nothing. Isn't it all based on common sense? We are doing plain simple mathematics by just applying common sense and giving our decisions, and trust me guys, this is what the exact complete subject is. It's all about common sense. Have you understood this? Yes. Pakka? इंडेक्स में पोस्ट करिए। इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, मस्ट रिवाइज क्वेश्चन। व्हेनेवर यू रिवाइज दिस टॉपिक यू मस्ट रिवाइज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ जी सर, प्रपोजल 2 ही डिसीजन मेकिंग में आएगा, लेकिन अब देखो हम लोग ये डिसीजन क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि मैनेजमेंट दूसरे फैक्टर्स भी कंसिडर करेगा। समझना, कभी कभी इंसान लॉस खाकर भी अपना प्रोडक्ट बेचता है ताकि वो मार्केट से बाहर ना हो जाए। समझ में आ रहा है? आइडल कैपेसिटी कॉस्ट देखी जाएगी यहां पे कि मेरी आइडल कैपेसिटी की कॉस्ट क्या है। समझ में आया आपको? डिसीजन मेकिंग जो होता है ना भाई, वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे होता है। कॉस्ट इज वन ऑफ द पैरामीटर, बट कॉस्ट इज नॉट द ओनली पैरामीटर। देयर इज अ डिफरेंस इन दीज टू थिंग्स। मजा आया? इंडेक्स में पोस्ट कर दिया। चलिए अब मजा अगर लेना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे करने के लिए कहूंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग समझेंगे। उसका फॉर्मेट मैंने वही टेक्स्ट बुक में बना के दिया है, पेंसिल से ट्राई करेंगे और देखते हैं किसका सही आता है या नहीं आता है। ठीक है, फिर बाद में मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। पहले ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच विनय अशोक, थैंक यू सो मच। मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ जेके लिमिटेड इज 5,20,000 यूनिट्स पर एनम। मैक्सिमम कैपेसिटी मींस हाउ मच? 100%। क्लियर है? डिटेल्स ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज फॉलोज। सो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है, ध्यान से सुनना, पढ़ना, स्क्रीन पे देखते रहना। डायरेक्ट मटेरियल इज ₹15 पर यूनिट। दोस्तों ये कैसी कॉस्ट है? फिक्स्ड है या वेरिएबल है? तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है, पहले बोल दिए फिक्स फिर बोले वेरिएबल। क्या लगता है आपको क्यों वेरिएबल है सर? सर इट इज गिवन पर यूनिट, है ना, इट इज पर यूनिट, तो इट इज वेरिएबल। इसके आगे लिखिए वी। डायरेक्ट वेजेस ₹9 पर यूनिट, subject to minimum of ₹2,50,000 per month. Wait, it is also variable but conditional. भाई देखो, लेबर अपना समय तो दे रहा है, तो अब लेबर को आप लोग पे करेंगे ₹9 प्रति यूनिट।
लेकिन कभी लाइट चली गई, लेबर काम नहीं कर पाएगा, लेबर, लाइट चली गई तो कभी इंटरनेट चला गया, लेबर काम नहीं कर पाएगा। लेकिन लाइट और इंटरनेट से लेबर का पेट तो पलना चाहिए ना, रोटी कपड़ा मकान जरूरी है। सो लेबर को आप क्या कह रहे हैं कि भाई अगर तेरा एक्चुअल प्रोडक्शन इतना है कि 9 रुपए से मल्टीप्लाई करके तेरे को 2.5 लाख रुपया महीना नहीं बन रहा है, तो हम तेरे को गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं कि कम से कम 2.5 लाख रुपए महीना तुझे मिलेगा। ये सेमी वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है लेकिन कंडीशनल है। समझ में आ रहा है? देयर इज अ कंडीशन। क्लियर हो गया सबको? मतलब आपको क्या करना है, लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करते समय पहले नंबर ऑफ यूनिट से करेंगे, लेकिन यह ध्यान रखना है कि लेबर को कम से कम 2.5 लाख रुपए महीना मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, है ना, ये इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 9,60,000 पर एनम। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल ओवरहेड्स 8 रुपीज पर एनम। चलिए ये भी ठीक है। अब आते हैं सेमी वेरिएबल पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी वेरिएबल? जो एक लेवल तक फिक्स्ड होती है, फिर बढ़ती है, फिर फिक्स्ड, फिर बढ़ती है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप लैडर कॉस्ट। बहुत बढ़िया, समझिएगा। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स आर 5,60,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए और अपनी बुक में वैसे ही लिखते चलिएगा। अगर आप 50% तक ऑपरेट करते हैं, आपकी कैपेसिटी के 50% तक अगर आप ऑपरेट करते हैं, तो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 5,60,000 पर एनम। ये क्लियर है? पक्का? मैं एक चीज बोलना नहीं चाहता, ये पर एनम जो है ना, आपका 100% इसी की वजह से एक्सीडेंट होगा। ये जो पर एनम है ना, 100% इसकी वजह से आपका एक्सीडेंट होगा। 200 रुपए का क्वेश्चन है, जिसने पहले किया सही आंसर दिया 200 रुपए, ओनली ऑफलाइन है क्या? चलिए नेक्स्ट, एडिशनल रुपीज 1,50,000 पर एनम फॉर 25% इंक्रीज। इसका मतलब समझो क्या है? देखो 50% तक काम किया तो कितना है एनुअल खर्चा? 5,60,000। अगर 51% से लेकर 25% एक्स्ट्रा मतलब 75% तक, 51 से 75% तक अगर आप ऑपरेट करते हैं, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी? 1.5 लाख रुपए से। मतलब 5,60,000 प्लस 1,50,000, 7,10,000 पर एनम। ये भी क्लियर हो गया सबको? और अगर 76% से लेकर 100% होता है, तो 7,10,000 में और 1.5 लाख रुपए ऐड हो जाएगा। मतलब फिर कॉस्ट कितनी होगी? 8,60,000 पर एनम। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये समझ में आया? बेटा 200 रुपए के चक्कर में अगर अभी आप शुरू कर दोगे तो 100% एक्सीडेंट होगा। पहले क्वेश्चन समझ लो। तो कुछ कॉस्ट फिक्स्ड है, कुछ कॉस्ट वेरिएबल है और एक कॉस्ट सेमी वेरिएबल है। अब देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, सुनना। JK Limited worked at 60% capacity for the first 3 months during the year 2018, but it is expected to work at 90% capacity for the remaining 9 months. एक साल का समय है 12 महीनों का, जिसमें से पहले 3 महीने आप 60% कितने महीने? हाँ, during first 3 months 60% capacity and remaining 9 months you are working at 90% capacity. The selling price per unit was ₹44 during the first 3 months. जो पहले 3 महीने है ना, वो 3 महीनों की सेलिंग प्राइस कितनी है? 44 पर यूनिट। You are required what selling price per unit should be fixed. मैं यहां पर देखिए क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा हूं, what selling price per unit should be fixed. आंसर क्या होगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये आपको निकालना है फॉर द रिमेनिंग 9 months टू यील्ड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 15,62,500 इन द होल ईयर। अगर मुझे साल भर का प्रॉफिट 15,62,500 कमाना है, पहले 3 महीने का सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 44 रुपीज, तो रिमेनिंग 9 मंथ्स का सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा? 10 मिनट का समय आप लोगों के स्क्रीन पे। ऑफलाइन में जिसने सही किया उसको 200 रुपए, ऑनलाइन में जिसको सही किया उसको प्यार और आशीर्वाद। सर प्यार हमारे पास बहुत है, बहुत लोगों का है,
चलिए मैं स्क्रीन से गायब हो रहा हूँ ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। और 9:10 हुए मेरे सिस्टम में, 9:20 तक आपको ये क्वेश्चन करना है। जिसका हो जाएगा ऑफलाइन में, प्लीज आप हैंड रेस करके मुझे बुला लीजिएगा। सर आशीर्वाद तो आप वैसे भी दे देते हो। सर हम अपनी एक्स को सोच कर सॉल्व कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। क्या अभिनंदन। हो गया विकास भाई? चलिए मैं देखता हूँ। वैसे तो ठीक है। हाँ, ये छोटी छोटी चीज और छोटी छोटी बात को ज्यादा इम्पोर्टेंट।
5 मिनट और बचे, बहुत जल्दी कर लिया आपने। ओके, सब जने अपना पूरा समय ले और आराम से सॉल्व करें। पैसे गए, समय नहीं गया। तीन मिनट और बचे हैं। श्रावणी, आपके नंबर से मुझे हाय भेजिए, आई विल डू फोन पे टू यू। आपके पास मेरा नंबर है? चलो बहुत बढ़िया सर, इसी दिन के लिए तो नंबर सेव करके रखे थे। Oh my God, 2 more minutes left. हाँ जी जैसिका जी, आपके आंसर्स देखकर अगर मैंने हाँ या ना बोल दिया तो बाकी लोग आंसर्स निकालना बंद कर देंगे। फोन पे नाम नहीं दिखाई दे रहा है, नेम नॉट रजिस्टर्ड ऑन फोन पे। Check, I will send you hi on phone pay. You receive the message. Done. Okay. Last 1 minute left. मैंने आपको हाई मैसेज भेजा है श्रावणी, फोन पे मिला आपको मैसेज? ठीक है, तो अब मैं पैसे भेज देता हूँ। Shravani from Pune is the winner of today's competition. Huh? Amazing. I think hardly 3 minutes or 4 minutes is done. You receive all the way. The correct answer to this question is rupees 39 per unit. The time is up. 10 मिनट समाप्त हो चुके हैं। 39 रुपीज कितने लोगों का आंसर आया? ओ, अक्षत भैया नहीं है जो हमारे बीच? बहुत बढ़िया, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऑनलाइन किस किस का आया है आंसर फटाफट बताइए। जेसिका का आंसर आया है, श्रिया का आंसर आया, बहुत बढ़िया। सुमित, नकुल, सोनचू, बहुत बढ़िया। प्राजक्ता लाड़े, स्नेहा अग्रवाल, वेरी वेरी गुड।
रमनदीप सिंह, योग्य, हर्षित, गौरी, श्रेया, वेरी गुड ऑल ऑफ, अमेजिंग। अब ये पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, सभी जने यहां पर ध्यान देंगे। पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, जिसका भी नहीं आया ध्यान देंगे यहां पे, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए ये वाला जो क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं, ये 8 मार्क्स का पीवाईक्यू रह चुका है, 8 मार्क का पीवाईक्यू रह चुका है, ठीक है। चलिए सभी जने फोकस कीजिएगा, ऑल ऑफ यू। एक बेसिक डेटा सबको कैलकुलेट करना चाहिए था, जो काफी सारे बच्चों ने नहीं किया। जब मैं राउंड्स कर रहा था, मैं देख रहा था। क्वेश्चन कहता है कि इन द फर्स्ट 3 मंथ्स यू विल बी ऑपरेटिंग एट 60% कैपेसिटी। तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने पड़ेंगे पहले 3 महीनों के। अगर आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 5,20,000 यूनिट्स पर एनम, तो मुझे उसका पहले निकालना है 60%, जो कि होता है 3,12,000, 3,12,000। लेकिन रुकना, वो 3,12,000 जो है वो है पर एनम, और हमें चाहिए पर 3 मंथ्स। डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, 78,000 यूनिट। सबसे पहला डेटा जो निकालना चाहिए था वो है ये वाला डेटा, जो काफी सारे बच्चों ने नहीं निकाला। ये देखिए 5,60,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 60% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, that is 78,000 यूनिट्स पर 3 मंथ्स। ये क्लियर हुआ? कितने लोगों ने ये नहीं निकाला? आपको समझ में आया? अब आगे का टेबल भाई चेक ही मत करो, सिवाय फिक्स कॉस्ट का कुछ सही नहीं आएगा। आगे सब कुछ गलत हो गया, समझ गए आप? एक्सीडेंट पॉइंट भाई, ठीक है। नेक्स्ट 9 मंथ्स का अब ये फिगर निकालो। जिसने ये नहीं निकाला, अगले 9 मंथ्स का फिगर निकालो बेटा जी, कैलकुलेटर पे फटाक से। अगले 9 मंथ्स का प्रोडक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा? अगले 9 मंथ्स में 90% पे ऑपरेट करेंगे, तो 5,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 90% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, 3,51,000। चेक ऑल ऑफ यू, ये आया सभी का? तो मेरा पूरे साल भर का प्रोडक्शन कितना होगा? 3,51,000 प्लस 78,000, 4,29,000। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, पर टेबल बनाया तो लिख लिया। चेक कीजिएगा, ये क्लियर हुआ सभी को? पक्का? नाउ एक एक करके कॉस्ट पे आते हैं। मटेरियल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल है, एट द रेट ऑफ ₹15 पर यूनिट। तो 78,000 इंटू 15 रुपए, 11,70,000 आ रहा है क्या? 3,51,000 यूनिट्स इंटू 15 रुपए, 52,65,000 आ रहा है क्या? चेक कीजिएगा सभी जने। कोई शंका, गुंजाइश, प्रॉब्लम? अब दोनों की टोटल लेते हैं, तो टोटल कॉलम में आएगा 64,35,000। चेक करिएगा। हर्षित कह रहा है 5,20,000 है। क्या है बेटा जी 5,20,000? अच्छा ये ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने कैलकुलेटर पे तो सही फिगर लिए, लिखते समय गलत हो गया, नो प्रॉब्लम। ये क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं वेजेस पे। वेजेस में कुछ बच्चों ने गलती कर दी है, ध्यान से देखना। वेजेस क्या है? 9 रुपीज पर यूनिट, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 2,50,000 पर मंथ। ध्यान से सुनना, स्क्रीन पे देखना, सिर्फ छापो मत, दिमाग में छापना है, रजिस्टर में नहीं। पहले 3 महीनों में कितने यूनिट्स बने? 78,000। अगर मैं उसको 9 रुपए से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है? 78,000 इंटू 9 रुपीज, 7,02,000। लेकिन मुझे 2.5 लाख रुपए महीना देना है, तो 3 महीने का कितना हुआ? 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 7,50,000। विच एवर इज हायर। हायर क्या देना है? 7,50,000। अब अगले 9 मंथ्स का कैलकुलेशन करते हैं। 3,51,000 इंटू 9 रुपीज, 31,59,000। अच्छा, अगर 9 मंथ्स का 2,50,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा? 2,50,000 इंटू 9 मंथ्स, 22,50,000। दोनों में से हायर क्या है? 31,59,000। तो कितना पे करेंगे? 31,59,000।
तो टोटल वेजेस होंगे 31,59,000 प्लस 7,50,000, 39,09,000. Check all of you. Have you understood? कितने लोगों ने 7,50,000 में गलती करी है? मतलब यूनिट वेजेस दिया है, मिनिमम वेजेस नहीं दिया है. अपना चेक करते चलो कहां तक सही हो कहां गलत हो. जैसे यूनिट्स में जिसकी गलती है भाई आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अब यहीं पे गलत हो गया है ना. मैंने राउंड देख रहा था बहुत सारे लोगों ने यूनिट्स लिखे ही नहीं थे. मैं मन में बोला हैला ये तो बकरा खुद हलाल होने जा रहा है सामने से. चलिए कोई बात नहीं. वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है? ₹8 पर यूनिट. इसमें कोई मिनिमम कंडीशन कुछ है नहीं. 78,000 इंटू 8 6,24,000 और 3,51,000 इंटू 8 ये होगा 28,08,000. अब दोनों की टोटल अगर आप लेंगे 34,32,000. चेक ऑल ऑफ यू. 34,32,000. वेरिएबल ओवरहेड्स नंबर ऑफ यूनिट्स पे, फिक्स्ड ओवरहेड्स रिमेन्स फिक्स्ड. क्लियर हो गया? क्लियर? पक्का? अब आते हैं अगले. सेमी वेरिएबल ओवर नहीं फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 9,60,000 पर एनम. यहां पर भी एक्सीडेंट पॉइंट है. कैसे सर? 9,60,000 का यहां पर हम कितने मंथ्स का लेंगे? 3 मंथ्स का. और यहां पर हम लेंगे 9 मंथ्स का. तो 9,60,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 2,40,000. 7,20,000 और टोटल कितना होगा? 9,60,000. किसने यहां पर गलती की है? कोई है? हाँ श्रेया आर्या पूछ रही है सर ये 7,50,000 कैसे आया? मेरा 7,02,000 है. श्रेया देखो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. मैं बेटा बार बार रिपीट करूंगा. जब मैं समझाता हूं तब समझा करो. प्लीज वापस पीछे मत ले जाओ. पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी बेटा एक की वजह से. लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं. आपको कहा है कि आपको मिनिमम हर महीने का 2.5 लाख रुपए देना है. तो 3 महीनों का होता है 7,50,000 और यूनिट वाइज 7,02,000 विच एवर इज हायर. तो हायर है 7,50,000 है ना. चलो ये क्लियर हुआ सभी को. एक्सीडेंट पॉइंट यहां पता है क्या हो सकता है? बच्चा नंबर ऑफ मंथ्स का वेटेज ही नहीं देगा. पहले कॉलम में भी 960 लिखेगा, दूसरे कॉलम में भी 960 लिखेगा. ऐसा कुछ करामात हो सकती है. चले आगे. ऑल ओके? वेरी गुड. सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स इट विल रिक्वायर कैलकुलेशन. आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस. सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स की देखो हमने एक टेबल बनाई है. ये टेबल कहता है कि कितने परसेंट प्रोडक्शन पे कितना एन पर एनम कॉस्ट है. हमने पहले 3 मंथ्स में कितना प्रोडक्शन किया है? 60%. तो विच स्लैब इज एप्लीकेबल टू अस? सेकेंड स्लैब. सेकेंड स्लैब से 7,10,000 पर एनम. ओके लेट्स शो कैलकुलेशन. 7,10,000 per annum into 3/12. So 7,10,000 divided by 12 multiplied by 3, 177,500. Check all of you. क्या हो गया? ये किसका सही आया है? ओहो धन्य हो. आज चेष्टा और चेष्टी नहीं है. बहुत बढ़िया. गब्बर खुश हुआ. आज घर पे बैठ कर सोचे यूट्यूब पे देखेंगे. है आज यूट्यूब हो गया. बहुत बढ़िया. आगे की क्या सिचुएशन है भाई? 90% के ऊपर है. 8,60,000 पर एनम. तो 8,60,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12. 8,60,000 divided by 12 into 9, 6,45,000. बहुत बढ़िया. तो 6,45,000 प्लस 1,77,500 टोटल हो गया 8,22,500.
अब तो मुन्ना मात्र कैलकुलेटर चलाना है ही क्या? 11,70,000 प्लस 7,50,000, 6,24,000, 2,40,000, 177,500. Is it coming 29,61,500? Check all of you. इसको मैं डालता हूं मेमोरी में, करो m प्लस, अब 52,65,000 प्लस 31,59,000 प्लस 28,08,000, 7,20,000, 6,45,000. चेक करो कितना आ रहा है. नहीं रे लल्ला, 1,25,97,000. पैसा ही पैसा. m प्लस मेमोरी रिटर्न, ये कर हमने पता है क्या है, एक और कैलकुलेशन बचा लिया, नहीं तो ऑल क्लियर कर वापस कैलकुलेट करना पड़ता था. इतना 1,000, इतना 1,000. हो गया सभी का. अब देख क्या हो गया वर्मा जी, मंद ही मंद काहे मुस्कुरा रहे? बीच में ही गिव अप कर दिया. इसीलिए कहते हैं ना, गिव अप नहीं करना चाहिए. गिव अप नहीं करना चाहिए बेटा, आखिरी दम तक कोशिश करना चाहिए. हाँ बताओ बताओ. ये देखो यहां पे, अब आपके पास डेटा क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द फर्स्ट 3 months इज ₹44 पर यूनिट. सरजी ब्लर, सब्जी ब्लर, ठहरो, हम रिफ्रेश करते हैं, अभी कायदे से रिफ्रेश करते हैं बहुत. अंशुल सर की जगह एबी सर दिख रहे हैं. क्या बात है, बहुत बढ़िया. हो गया. चलिए अब समझना, मैं निकालूंगा टोटल सेल्स. कैसे निकालूंगा टोटल सेल्स फॉर द फर्स्ट 3 months? 78,000 units sold multiplied by 44 rupees per unit. It gives me total sale of 34,32,000 minus total cost is 29,61,500. It becomes 4,70,500. ये आया सभी का. मुझे साल भर का प्रॉफिट कितना कमाना है? क्वेश्चन ने दिया है पूरे साल भर का प्रॉफिट है. अब समझ में आया टोटल कॉलम की जरूरत क्यों है? ये इस एक नालायक फिगर के वजह से. 15,62,500. ये देखो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, 15,62,500. ये मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट है फॉर द होल ईयर. तो भैया जी 9 months में कितना प्रॉफिट चाहिए? तो उसमें से 4,70,500 हम लोग करते हैं माइनस, तो ये होगा 10,92,000. चेक करिएगा, 10,92,000. अब मेरी 9 months की एक्चुअल कॉस्ट मुझे पता है, वो है 1,25,97,000 प्लस 10,92,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट. तो डिजायर्ड सेल्स कितना होगा? 1,36,89,000. मतलब इतना वैल्यू है सेल्स का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 3,51,000. Is it coming ₹39 per unit? Swaha. 1,36,89,000 divided by 3,51,000. चेक करिएगा. हाँ, मजा आया? वाह, अद्भुत. बहुत बढ़िया. कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज बेयर एक्ट जो भी कुछ बोले, कोई तामझाम नहीं है भाई. सिंपल प्लेन कॉमन सेंस, दैट्स ऑल. क्या हुआ? अब मुझे एक चीज बताओ, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं
ये क्वेश्चन के बाद जिनका आंसर नहीं आया उन लोगों से, व्हाट यू नीड टू इंप्रूव इन योर सेल्फ टू कम इन अ बेटर सिचुएशन। वर्मा जी से शुरू करते हैं। हाँ हाँ, कभी भी गिव अप नहीं करना, चाहे जिंदगी की लड़ाई हो, एंड मोमेंट तक लड़ते रहना है। आयुष भाई, हाँ, केयरफुल रीडिंग ऑफ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ये आपके भी काम आ सकता है। सेकंड इंट्रोस्पेक्शन पॉइंट है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सुविधा, आगे आंसर मेरे बताने के बाद आए ना, पहले। अच्छा ताऊ जी, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है वहीं पे। दीपांश भाई आ गया। इंटरप्रिटेशन, सर व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन फॉर योरसेल्फ आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन? You have not patiently solved the question. You are in rush, you are in hurry. Okay, so patience is very much important required. Sir, what is your observation? Writing speed, writing and calculation speed. Okay, good observation sir. What's your observation? Question अच्छे से पढ़ना। चेतन भाई, विकास भाई, मजा आ गया। आपने जो मजे लिए ना, उसका हर्जाना कोई और भुगत रहा है। आज भी वो क्लास में नहीं है। सही बोले, मजा आ गया। बेचारे के सजे लग गए आपके मजे के चक्कर में। बहुत बढ़िया। शिंदे साहेब काय म्हणते? पर क्वेश्चन, जो लोग कह रहे हैं क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, मैं उस पर काउंटर देता हूं, भाई क्वेश्चन तो मैंने पढ़ के समझा के दिया है ना। हाँ, अच्छा पहले सॉल्व करने लग गया था जल्दबाजी में। ओ हाँ जी सर। हर्ष भाई, हर्ष भाई, मोहित, हाँ सॉरी मोहित भाई, यूनिट्स में प्रॉब्लम कर दिया। रीड पर एनम केयरफुली, मैंने बोला था वहां पर फंसोगे, पर एनम में उलझोगे, फंसोगे, है ना। चलिए इंडेक्स में पोस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 3 मंथ्स का सोचा ही नहीं, डायरेक्ट 9 मंथ्स पे जंप कर डाला। बहुत बढ़िया। हाँ क्या? डायरेक्ट वेजेस का बहुत सिंपल है। डायरेक्ट वेजेस में वापस मैं बता देता हूं, आखिरी बार, जान मत लो भाई विधि। 9 रुपीज पर यूनिट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 2,50,000 पर मंथ। इसका मतलब है लेबर को आपको पे करना है 9 रुपए पर यूनिट, लेकिन यह ध्यान रखना है कि कम से कम 2.5 लाख रुपए महीना होना चाहिए। पहले 3 महीने में आप वेजेस पे करोगे 78,000 यूनिट्स पे, तो 78,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 करते हो तो वो होता है 7,02,000। लेकिन बेटा जी अगर आप 2.5 लाख रुपए महीना देखते हो तो 3 महीने का होता है 7,50,000। तो आपसे क्या कहा है कि कम से कम 2.5 लाख रुपए महीना जाना ही चाहिए, मतलब मिनिमम 7,50,000 जाना चाहिए। अब अगर अगले 9 महीने में आप कैलकुलेट करते हो तो मंथली वेजेस कम है, पीस वेजेस ज्यादा है, तो आप किसके बेसिस पे पे करेंगे? पीस वेजेस पे। चलिए इंडेक्स में पोस्ट करिए सभी जने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 डन। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। 9 एंड 10 लिख के रखिए वहां पे। आज का लेक्चर नंबर है 7, होमवर्क ऑफ लेक्चर 7। होमवर्क ऑफ लेक्चर 7। 1 मिनट रुकिए, मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, फोकस ऑल ऑफ यू। इट इज ओल्ड सिलेबस नवंबर 2022 आरटीपी क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आरटीपी के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होता है एज कंपेयर टू मॉड्यूल क्वेश्चंस, तो ध्यान से समझना।
CT Limited is engaged in producing medical equipment. It has furnished the following details related to its products produced during the month. Raw material opening, purchase, closing. दोस्त इससे क्या मिलेगा? Raw material consumed. अगर आप यहां देखोगे यूनिट्स भी दिया है, अमाउंट भी दिया है. WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, ये कॉस्ट शीट में हमें काम आता है. डायरेक्ट एम्प्लॉय वेजेस, अलाउंसेस एक्सेट्रा. अब ध्यान से सुनना, ये दोनों क्वेश्चन में हुआ क्या. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, सब में आपको डायरेक्टली दिया था ये एडमिन ओवरहेड्स है, ये सेलिंग ओवरहेड्स है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है. यहां ऐसा नहीं है. यहां खर्चे दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो खर्चा कौन सा ओवरहेड है, जो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि वही तो आपका होमवर्क है. नहीं तो बाकी सिर्फ फॉर्मेट बना के आंसर थोड़ी निकालना है. प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस दिया है, कंज्यूमेबल स्टोर डेप्रिसिएशन दिया है, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन दिया है, कॉस्ट ऑफ वेबसाइट मेंटेनेंस दिया है, सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट दिया है. There were normal scrap of 250 units of direct material which realized 5,400 per unit. The entire finished goods was sold at a profit margin of 20% of sales. You are required to prepare the cost sheet showing prime cost, works cost, factory cost, cost of production, profit and sales. कुछ चीजें शायद आपको ना आए, हिंट देता हूं, ICI मॉड्यूल रेफर करना. फिर भी ना आए, हाईलाइट करके रखना, कल क्लास में डिटेल में ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आरटीपी का क्वेश्चन है. अब आप लेवल समझ में आ रहा है आरटीपी के क्वेश्चंस का. अब आप इमेजिन करो अगर ये बुक में ये क्वेश्चंस नहीं होते थे तो आप ये क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं करते थे, क्योंकि मॉड्यूल में इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है. अब समझना, आरटीपी May 22 का क्वेश्चन. ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ December 21. The company produced 14560 tons of X. The details for the month, accident point, month, ध्यान रखना, are as follows. Material consume दिया है, पावर कंज्यूम दिया है, डीजल कंज्यूम दिया है, वेजेस सैलरी पेड दी है, ग्रेचुटी एंड लीव एनकैशमेंट. वापस यहां पर एक्सपेंडिचर दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से क्या किधर जाएगा. हायरिंग चार्जेस फॉर पेड फॉर HEMM. HEMM का फुल फॉर्म होता है हैवी अर्थ मूविंग मशीन. भाई इंस्टीट्यूट चाहती थी ना सिर्फ मशीन भी लिख सकती थी, पर बच्चे की विकेट गिराने के लिए ना ICI ने लिख दिया HEMM. अब सोचो एग्जाम में अगर ये आया तो क्या बटरफ्लाईज उड़ेगी आपके सर के ऊपर, ऐसे ऐसे, कुछ समझ नहीं आने वाला है. हैवी अर्थ मूविंग मशीन. इन शॉर्ट आपके पास एक मशीन है जिसके हायरिंग चार्जेस मतलब किराया आपने पे किया है. मुझे नहीं पता इसको क्या कहेंगे, ये आपको सोचना है, तो इसीलिए कह रहा हूं इट्स गोइंग टू बी अ गुड डे फॉर यू गाइस. Reimbursement of diesel cost for the cars, hiring charges paid for cars used for official purpose, hiring of cars attract GST under reverse charge mechanism at the rate of 5% without credit. RCM का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. हाँ सबको हाईलाइट, तो GST आता मेरे को, हाँ कसम. तो ये जो ध्यान से देखना, ये दोनों को ऐसा बॉक्स बनाओ और फिर ऐसा एरो बनाओ. ये दोनों जो खर्चे हुए ना कार से रिलेटिंग, इन दोनों पे 5% GST अट्रैक्ट होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. आपको पता है उसका मतलब क्या है? नहीं पता है तो कल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है. मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच इज ₹7,000. वेइंग ब्रिज मतलब तराजू. AMC of CCTV installed. What is AMC stands for? Annual Maintenance Contract. Annual Maintenance Contract, उसकी जो कॉस्ट है वो है फॉर CCTV आपको दिया गया है 6,000 और 18,000 रुपए. TADA, what is TADA? इनकम फ्रॉम सैलरीज में पढ़ा होगा. ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, लिख के रखो वहां पर. TA stands for traveling allowance and DA stands for dearness
allowance. So traveling allowance and DNS allowance and hotel bill paid for sales manager. ये आपको अमाउंट दिया, मुझे नहीं पता ये कहां पर जाएगा. The company has 180 employees who's working for 26 days in a month. ये ध्यान से देखना डेटा, ये कॉस्ट शीट में नहीं बट कॉस्ट शीट के अलावा इन्होंने एक और सवाल पूछा है, उसमें काम आएगा कि कंपनी में 180 एम्प्लॉइज और सब जने 26 दिन काम करते हैं एक महीने में. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट. सेकेंड क्वेश्चन, कंप्यूट अर्निंग्स पर मैन शिफ्ट and output per man shift for the month of December 2021. Earnings per man shift and output per man shift. ये क्वेश्चन आप मेरे लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि ये आपको मॉड्यूल में भी नहीं मिलेगा. कॉस्ट शीट आप बना सकते हैं. क्लियर हुआ सबको? दो क्वेश्चंस आपका होमवर्क है 9 और 10. अनदर फॉर टुमारोज क्लास प्लीज कैरी योर ICI मॉड्यूल विद यू. ICI मॉड्यूल जिसमें चैप्टर नंबर 1 है. अगर सपोज वर्स्ट केस किसी के पास नहीं है तो सुनो क्या करना है. मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है ना, उसका जो सोल्यूशन है उतने पेजेस जेरोक्स करके साथ में लेके आ जाना. ये क्वेश्चन काफी बड़ा है और ये क्वेश्चन जो है ना, ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ आइडेंटिफाई करना है क्या एडमिन ओवरहेड्स है, क्या सेलिंग है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या डायरेक्ट मटेरियल है, क्या डायरेक्ट लेबर है. मतलब पूरा क्वेश्चन वही है, बाकी कुछ है ही नहीं. तो मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 3 की हमें कल जरूरत पड़ेगी. कल हम प्रोबेबली 1 घंटे में कॉस्ट शीट खत्म करेंगे और फिर इन द नेक्स्ट 1 आवर विल बिगिन विद अवर नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 8 यूनिट कॉस्टिंग. क्लियर ऑल ऑफ यू? ध्यान से देख लेना, चैप्टर 8 यूनिट कॉस्टिंग AAA बुक के वॉल्यूम नंबर 2 में है. आपको समझ में आया? तो आपको वॉल्यूम नंबर 2 लाना होगा. तो एक काम कर सकते हो, वॉल्यूम नंबर 1 लाने की जरूरत नहीं बचेगी. देखो वॉल्यूम नंबर 1 में 9 और 10 तो आप होमवर्क कर रहे हैं. 8th नंबर के लिए मैंने आपसे क्या मंगवाया? या तो मॉड्यूल लाए, अगर लग रहा है मॉड्यूल बहुत भारी हो रहा है तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 के जो 4-5 पेजेस है उतना फोटोकॉपी करवा के लेके आ जाए. क्लियर हो गया? और वॉल्यूम नंबर 2 लेकर आए क्योंकि अगले चैप्टर्स है 8 and 12. Clear? Thank you so much. See you tomorrow. Thank you all of you. Bye bye.